हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इस पार्ट के परिचय को पढ़ लिया है, साथ ही प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 के सभी सवालों को एक एक करके हम लोगों ने हल कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करने जा रहे हैं। ये हैं वो सभी सवाल जिनको आपको प्रश्नावली 1.4 में हल करने हैं। कुल 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इन सभी सवालों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले उन कंसेप्ट को सीखेंगे जो इन सभी सवालों को हल करने के लिए आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे पहला ही सवाल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। आपको बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। उसके बाद आपको कुछ व्यंजक यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको हल करना है, सरल करना है आप लोगों को। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि कोई संख्या कब परिमेय होगी और कब अपरिमेय होगी, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं, जिनको जानने के बाद आपको इन सभी व्यंजकों को हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में कुछ बातें पहले से ही लिख रखी हैं। मैं इनको जल्दी से 2-4 मिनट में समझा देता हूँ, फिर हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सवालों पर आएंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है परिमेय परिमेय बराबर परिमेय। अब इसका मतलब क्या है आप ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे बीच में गैप छोड़ रखा है कुछ तीनों में। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर दो परिमेय संख्याएं हैं 7/2 और 5/2, तो इन संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको हमेशा परिमेय संख्या होगा। अगर घटाएंगे तो भी रिजल्ट में परिमेय संख्या आएगा। इसी तरह चाहे गुणा करें या भाग करें, हमेशा रिजल्ट में परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि दोनों संख्याएं परिमेय होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा या भाग परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। उसी तरह अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय हों, जैसे √2 √3, दोनों संख्याएं अगर अपरिमेय हो, इनमें अगर कुछ गणितीय संक्रिया किया जाए, इनको जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, तो वो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई भी प्राप्त हो सकता है। और अगर एक संख्या परिमेय और एक संख्या अपरिमेय हो, इनको जोड़ा, घटाया जाए या फिर गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो पहला सवाल आपको मिलने वाला है प्रश्नावली 1.4 का, वो इसी पे आधारित होगा। तो पॉइंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है या फिर घटाया जाता है, तो रिजल्ट हमेशा परिमेय संख्या आता है। लेकिन अगर वही संक्रिया दो अपरिमेय संख्याओं पर की जाती है तो रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। और अगर एक संख्या परिमेय और दूसरी संख्या अपरिमेय हुई तो रिजल्ट अपरिमेय आएगा। परिमेयकरण क्या होता है, इन सब बातों को वैसे मैंने इस पाठ के परिचय वाले वीडियो में बड़े डिटेल से समझाया था, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन जरूरी है, ताकि चीजें आपको रिकॉल हो जाएं। इससे आपको सवालों को हल करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। परिमेयकरण क्या होता है, जनरली हर परिमेयकरण होता है। तो किसी संख्या का परिमेयकरण तब किया जाता है जब उसके हर में कोई अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2 फॉर एग्जांपल, ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको इसको अगर परिमेय संख्या में बदलना है √2 को, तो हम लोग इसका हर परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण करना एक ऐसा प्रक्रिया है, रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लोग हर के अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। इसके सवाल कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 1/√2 ही और कहेगा इसका हर परिमेयकरण कीजिए। अभी इस तरह के सवाल आएंगे, उनको हम लोग हल करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं जिनको आप लोग पहले से ही जानते होंगे। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इनका जरूरत अभी थोड़ी देर में पड़ने वाला है। यहाँ पे रूट के अंदर दो संख्याएं हैं, √a × b, तो इसको आप लोग अलग अलग लिख सकते हैं, √a × √b भी। उसी तरह √a/b है, इसको आप लोग √a/√b भी लिख सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे, a² + 2ab + b² होता है। उसी तरह a - b का होल स्क्वायर है, a² - 2ab + b²। a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ab + cd, मतलब अगर कुछ इस तरह से संख्याएं आ जाएं और आपको गुणा करने हो तो आप लोग इसका गुणा कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं, a का गुणा आप लोग पहले c में करेंगे, फिर a का गुणा d में करेंगे, है ना। तो ac + ad, फिर b का गुणा c में करेंगे, फिर b का गुणा d में भी करेंगे, तो +bc + bd। मुझे पता है आप लोग इन फार्मूला को पहले से ही जानते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य था आपके नजरों के सामने से इन सब चीजों को एक बार गुजार देना, ताकि आपको पुनः रिकॉल हो जाए और सवालों को लगाने में आसानी हो। चलिए अब इसी के साथ सवालों पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पहला सवाल है, ये कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। यहाँ पे 5 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ पे 2 में से -5 घटा रहा है, 2 में से -5 घटा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अब 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप √5 का पहले मान निकालें, मतलब 5 का वर्गमूल निकालें और फिर 2 में से 5 का वर्गमूल घटाएं और फिर उसका दशमलव प्रसार देखें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या फिर
अनावसानी आवर्ती होता है तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है, और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग इसको हल करके दशमलव प्रसार को देख करके बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किसी परिमेय संख्या से अगर अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो रिजल्ट जो आता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपरिमेय संख्या, है ना। बात समझ में आती है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, इसीलिए मैंने चीजों को आपको पहले ही बता दिया है। जब आप एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को आगे भी काम आएगा। अब ये जो दूसरा है इसमें इतना पॉइंट ब्रैकेट के अंदर दिया गया है और -23 ब्रैकेट के बाहर है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ब्रैकेट को हटा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का 23 है रूट में और यहाँ पे माइनस का 23 है रूट में, तो ये 0 हो जाएगा आपस में कट करके, है ना। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 3, और 3 क्या है, परिमेय संख्या है ना। तीसरा भी एकदम आसान एक्सप्रेशन है, यहाँ पे √7 से √7 सीधे कट जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है 7 है, यहाँ पे 7 दिया है ना, 2√7/7√7, तो यहाँ पे √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा आपका 2/7, और एक परिमेय संख्या है, आपको पता है ना। ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके और q का वैल्यू 0 ना हो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये डेफिनेशन तो मैंने सबसे शुरू में ही आपको बताया था, बाद में फिर मैंने आपको बताया कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनावसानी आवर्ती होता है। अब चौथा कह रहा है 1/√2, क्या होगा 1/√2, यहाँ पे एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या का भाग दे रहा है, और मैंने आपको बताया है परिमेय और अपरिमेय जब भी आए उनमें चाहे भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, वो हमेशा क्या होगा, बिल्कुल भैया अपरिमेय होगा। फिर 2π है, 2π क्या होगा, 2 परिमेय है, पाई अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो रहा है, अभी मैंने वही पॉइंट बताया है आपको, अपरिमेय होगा ये भी, है ना। तो आप लोग इस तरह से बड़े आसानी से बता दिए कि इनमें से कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। केवल दूसरा और तीसरा आपका परिमेय है, बाकी तीनों अपरिमेय हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको इनको लगाना है, हल करना है, ये भी बड़ी आसान है, आप लोग आसानी से लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + √2। चलिए हम लोग 3 का गुणा पहले 2 में करेंगे, फिर 3 का गुणा √2 में करेंगे, फिर √3 का गुणा 2 में करेंगे और फिर इसी √3 का गुणा √2 में भी करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपस में जोड़ देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए गुणा कर लेते हैं इसका, 3 × 2 प्लस फिर 3 का गुणा हम लोग √2 में करेंगे प्लस अब इस √3 का इन दोनों के साथ तो हो जाएगा √3 × 2 प्लस √3 × √2, क्या मिलेगा, 3 दूना 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस अब √3 और √2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, √6 हो गया। आई थिंक यही आंसर हो गया। हमने क्या किया, हमने 3 को पहले 2 के साथ गुणा किया, फिर इसी 3 को √2 के साथ भी गुणा किया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 को पहले 2 के साथ गुणा किया, जोड़ दिया, फिर 3 को √2 के साथ गुणा किया, अब ये बचा √3, इसका गुणा पहले 2 के साथ किया, फिर √2 के साथ किया यहाँ पे, है ना। तो हमको ये आंसर मिला। अब दूसरा देखिए 3 + √3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 3 - √3। सिंपल सा एक फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। मुझे पता है आप पकड़ लिए इसको पहले, कौन सा फार्मूला है भैया, यहीं पे ऊपर मैं लिख देता हूँ, a + b a - b क्या होता है भैया, a² - b² होता है, बिल्कुल जी। यहाँ पे a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू √3 है, रख देंगे हम लोग इस फार्मूले पे सीधे। a² - b² बराबर होता है क्या, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, वही चीज है यहाँ पे। आप लोग इस चीज को ना यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि लगा के, तो क्या हो जाएगा ये भैया, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से कड़ी कट जाता है तो क्या होगा, 3 होगा। अब 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 6 हो गया, यही आंसर है। चलिए तीसरा और चौथा भी लगा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सीधे फार्मूला पे है, a + b का होल स्क्वायर है। ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। यहाँ पे a का वैल्यू √5 है और b का वैल्यू √2 है ना। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a का वैल्यू √5, b का वैल्यू √2, b² यानी √2 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 2 × ये क्या हो जाएगा, √5 × 2, है ना। अभी मैंने पीछे आपको एक एक्सप्रेशन बताया था कि अगर √a × √b हो तो आप लोग इसको √a × √b अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो यही चीज यहाँ पे भी है ना, √a × √b के रूप में है, तो हम लोगों ने इसको 1 में कर दिया, ये वाली चीज बना दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा आपका केवल 2, तो क्या हो गया, ये 5 और 2 जुड़ जाएगा आपस में 7 हो जाएगा, प्लस 5 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2√10 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आया, 7 + 2√10। अब चौथा क्या है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, क्या होता है ये, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, क्या होता है, a² - b², है ना। इस व्यंजक को इस फार्मूले पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, क्या होगा 5 -
2 यानी 3, ये आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बेहद आसान। यहाँ पे लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, इसको इन्होंने सी माना है, सरकमफेरेंस बोलते हैं परिधि को, और उसके व्यास जिसको इन्होंने डी माना है, डायमीटर, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही जी। पाई का जो परिभाषा होता है वो सी बाई डी होता है, जहाँ सी किसी वृत्त का परिधि है, सरकमफेरेंस है, और डी क्या है, उसका डायमीटर है यानी व्यास है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। वैसे तो पाई अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे जो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी हो जाता है ना, मतलब पी बाई क्यू के रूप में हो जाता है। पाई इज इक्वल टू, ये जो सी बाई डी है ये तो पी बाई क्यू के रूप में है ना। और हम जानते हैं जब कोई संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो जाती है और वहाँ पे क्यू का मान 0 नहीं रहता है तो वो संख्या तो परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पाई है वो अपरिमेय है, ये भी अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं। तो वही कह रहे हैं ये कि अगर वृत्त की परिधि सी है और व्यास डी है तो पाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सी बाई डी होता है, क्योंकि पाई को तो किसी वृत्त के परिधि और उस वृत्त के व्यास के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये पाई इज इक्वल टू सी बाई डी बन जाता है ना। और सी बाई डी पी बाई क्यू के रूप में है, और अगर कोई संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो गई तो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन पाई तो भैया अपरिमेय है। आगे इन्होंने इस बात को लिखा भी है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। इस अंतर विरोध का निराकरण आपको करना है। किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे जी इसको? यहाँ पे अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, एग्जैक्ट वृत्त नहीं बना लेकिन मान लो एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र यहाँ पे है और इस वृत्त के केंद्र से एक लाइन होके जा रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या होगी भाई, ये डी होगी व्यास, और जो ये परिधि है ये सी होगी सरकमफेरेंस। तो जो पाई होता है ना, हम लोग जानते हैं वो वृत्त की परिधि और उस वृत्त के व्यास के अनुपात के बराबर होता है ना। यही चीज इन्होंने क्वेश्चन में भी लिखा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब पाई जो है वो तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो जाए तो परिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे पाई अपरिमेय कैसे हो गया, ये परिमेय क्यों नहीं है? एक छोटी सी बात पे ध्यान देते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए या फिर अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा अपरिमेय आएगा। अभी मैंने आपको बताया है ना कि अपरिमेय और परिमेय संख्या का आप जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें या फिर भाग करें, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, है ना। अगर आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर इन संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब पाई भी अपरिमेय है। कुछ बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। पाई भी क्या है, अपरिमेय है, और चीजें पी बाई क्यू के रूप में दी हुई हैं। और परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि अगर कोई चीज पी बाई क्यू के रूप में हो, कोई एक्सप्रेशन, और क्यू का वैल्यू 0 ना हो तो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और अब इसलिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, क्योंकि किसी वृत्त का जो व्यास है वो 0 तो होगा नहीं, है ना। तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में है, तब तो ये परिमेय संख्या हो गई, लेकिन है तो अपरिमेय। अब ये पाई अपरिमेय कब होगी, जब इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय हो। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों में से कोई एक अगर अपरिमेय हो तो पाई भी अपरिमेय हो जाएगी। आसान है कि नहीं? मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा, घटाना किया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपरिमेय आएगा। तो पाई को अपरिमेय होने के लिए किस शर्त की जरूरत है, इनमें से किसी एक का अपरिमेय होना। बात समझ में आती है? अगर इनमें से कोई एक भी अपरिमेय हुआ तो पाई भी अपरिमेय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कोई अंतर विरोध नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन्होंने लिखा भी है प्रतीत हो रहा है, मतलब ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाई परिमेय है, लेकिन वास्तव में पाई क्या है, अपरिमेय है। और अगर पाई अपरिमेय है तो सी और डी में से किसी एक को अपरिमेय होना जरूरी है, तभी तो पाई अपरिमेय होगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब जो पाई होता है वो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई को अपरिमेय होने के लिए सी या डी में से, मतलब वृत्त के परिधि या फिर वृत्त के व्यास में से किसी एक का अपरिमेय होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। आप लोग इसको कुछ अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। आप लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई भी अपरिमेय होगी, है ना। आप लोग एकदम आसान भी लिख सकते हैं ऐसे छोटा सा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो आप लोग चाहे इसको लिखिएगा चाहे इसको लिखिएगा, दोनों बात एक ही है। चलिए चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अब तक √2, √3, √5 ऐसे संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है। अब बारी है कुछ ऐसे संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना जिसमें पॉइंट हो, जैसे √3.3, √5.2। ऐसे कुछ संख्याओं को किस तरह से आप लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे, चलिए उनको सीखते हैं पेन और पेपर पर। 9.3 वो नंबर है जिसको आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है।
रूट 9.3। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग इस तरह की किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाने का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। अब इसलिए हमको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है सेम उसी लंबाई का एक संख्या रेखा बना देना है। 9.3 है इस केस में, है ना। तो हम लोग 9.3 सेंटीमीटर का एक संख्या रेखा बनाएंगे। अब 9.3 इसी पे रुक जाना है, 3 वाले पॉइंट पे ही। ये वाला पॉइंट ए है मान लीजिए और ये बी है और ये पूरी लंबाई कितनी है 9.3। अब बी वाले पॉइंट से हम लोग 1 सेंटीमीटर और इस रेखा को बढ़ा देंगे आगे। ध्यान रहे 1 ही सेंटीमीटर आपको आगे बढ़ाना है, ठीक। लेट से ये सी पॉइंट है और बी और सी के बीच का जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है ना। अब क्या करना है हमको ए और सी के बीच का एक मिड पॉइंट ज्ञात करना है। अब किसी रेखाखंड का आधा ज्ञात करने के लिए हम लोग उसका अर्धक करते हैं। हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करेंगे। कैसे होता है, हम लोग सी वाले पॉइंट पे अपने प्रकार को रखेंगे और इस रेखा से आधे से अधिक लंबाई तक इस प्रकार को ओपन कर लेंगे, ठीक है, आधे से अधिक लंबाई तक। और इस तरह से ऊपर नीचे कट लगा देंगे ए वाले पॉइंट से भी, है ना। अब ये 2 पॉइंट मिला यहाँ पे, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। इस चीज को हम लोग मिला देंगे, है ना। एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन। अब ये जो पॉइंट है ए से और सी के बीच का मिड पॉइंट होगा, वो मानते हैं हम लोग इसको। अब अगला स्टेप क्या है, हमको जो ये पॉइंट मिला है वो इस पे प्रकार रखेंगे और इसको सी तक ओपन करके, यहाँ पे सी तक ओपन करके एक अर्धवृत्त बनाएंगे। यहाँ पे एक अर्धवृत्त बन गया। अब अगला स्टेप हम लोग इस बी वाले पॉइंट पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। अब इसको मिला देंगे। एक बात का ध्यान रखिए, इसको पूरा नहीं खींचना है, नीचे तक नहीं जाना है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक नहीं मिलाना है। जहाँ पे आर्क आपका जा रहा है, ये चाप जा रहा है, इसी के अंदर ही इस वाले रेखा को आपको रखना है, ठीक है। इसके ऊपर लेके नहीं जाना है आपको। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको मिला, लेट से ये वाला पॉइंट है मान लीजिए ABC, इसको D मान लेते हैं हम। अब ये जो D वाला पॉइंट है ना, यही 9.3 है ना, यही 9.3 है। ये B से D तक की जो लंबाई है ये क्या है 9.3 है। लेकिन 9.3 तो यहाँ पे है, हमको इसको संख्या रेखा पर लाना है। क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है कि हम लोग प्रकार से इसको संख्या रेखा पर आराम से ला सकते हैं। पॉइंट B से पॉइंट D तक आपको अपने प्रकार को ओपन करना है और एक आर्क बना देना है ऐसे, है ना। अब आर्क संख्या रेखा पर जहाँ काटा है, संख्या रेखा को हम लोग उतना बड़ा नहीं बनाए थे, तो हम लोग संख्या रेखा की लंबाई को बढ़ा लेंगे, है ना। इस वाले पॉइंट पे ये आर्क हमारा जो हम लोगों ने D पॉइंट से खींचा है, इस वाले पॉइंट पे काट रहा है। लेट्स से ये पॉइंट हम लोग E नाम देते हैं इस पॉइंट को। अब यही जो E पॉइंट है ये 9.3 है, जो संख्या रेखा पर रूट 9.3 को दर्शा रहा है। और B से E तक की लंबाई जो है, B से E तक की जो लंबाई है वो 9.3 है ना, रूट 9.3 B से E तक की लंबाई। समझ में आ गया। संख्या रेखा पर किसी पॉइंट वाले नंबर को किस तरह से दर्शाना है आप लोग सीख गए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे सेम उतने ही लंबाई का जितना आपके क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब इस केस में 9.3 था, रूट 9.3 को हमको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना था, तो हम लोग 9.3 सेंटीमीटर का एक संख्या रेखा बनाए A से B तक। कितना है 9.3 है। उसके बाद हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड किया। 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। यहाँ पे जो हमको पॉइंट मिला वो C मिला, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, A से C तक जो रेखाखंड हमको मिला है इसको हम लोगों ने आधा किया। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रकार रखा और इस रेखा की लंबाई से आधे से अधिक इसको ओपन किया और 2 यहाँ पे चाप लगाए, यहाँ पे और इसको मिला दिया। तो जो मिड पॉइंट हमको मिला A और C का, उसको हमने नाम दिया O। अब पॉइंट B पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया, जिसमें लंब की लंबाई हमने इस वाले अर्धवृत्त के अंदर ही रखा। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग इस लंब की लंबाई को इस अर्धवृत्त के अंदर ही हम लोगों ने रखा है, इसको ऊपर नहीं बढ़ाया है ना। अब यही जो पॉइंट होगा वो 9.3 होगा, मतलब B से D तक की जो लंबाई होगी वो 9.3 होगी। अब इस पॉइंट को हमको संख्या रेखा पर लाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रकार रखा और एक आर्क बना दिया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया संख्या रेखा पर। हम लोगों ने इसका नाम दिया E और कहा भाई ये 9.3 है। अगर ये 9.3 है तो ये भी 9.3 होगा, मतलब BD बराबर BE, है ना, बराबर रूट 9.3 है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, फिर चाहे वो 5.2 हो या फिर रूट 3.3 हो, कोई भी संख्या हो, आप लोग इस तरह से संख्या रेखा पर इन चीजों को निरूपित कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण, अभी मैंने आपको बताया था कि परिमेयकरण क्या होता है। अगर किसी व्यंजक के हर में, है ना, व्यंजक के हर में कोई अपरिमेय संख्या हो तो उसको परिमेय संख्या में परिवर्तित करने के लिए हम लोग परिमेयकरण का यूज करते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला है 1/√7, इसका आपको हर परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन का हर परिमेयकरण करने के लिए हमको जो हर में दिया रहता है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। मतलब अंश और हर में हमको सेम उसी संख्या का गुणा करना रहता है जो उस व्यंजक के हर में दिया है। तो इस व्यंजक के हर में क्या दिया है, √7 दिया है ना। ये जो संख्या है इसके हर में √7 है, तो हम लोग इसका हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मतलब
मतलब अंश और हर में √7 का गुणा कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वही इस संख्या का हर परिमेयकरण होगा। चलिए करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर। ये लिखना जरूरी है, जरूर लिखें, ताकि जो आपका कॉपी चेक करे उसको ये पता चले कि आप लोग किए क्या है। कम से कम ये लाइन बताता तो है आपने हर परिमेयकरण किया है। चलिए जी, मैंने अभी क्या कहा आपको कि किसी संख्या का अगर आपको हर परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे सेम उसी संख्या से गुणा करते हैं जो उस संख्या के हर में दिया गया हो। तो इस संख्या में क्या है, √7 है, तो इसके अंश और हर में √7 से गुणा करते हैं हम लोग। 1/√7 इंटू √7/√7, यही होगा ना। इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। √7 से √7 कटेगा, 1 हो जाएगा, और 1/√7 से अगर 1 का गुणा होगा तो यही आएगा। तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हम लोगों का मकसद है हर परिमेयकरण करने का वो अभी पूरा हो जाएगा। क्या होगा गुणा करने पे, 1 का गुणा √7 में करेंगे और √7 का गुणा √7 में करेंगे। 1 का गुणा √7 में करेंगे तो √7 होगा, और √7 का गुणा √7 में करेंगे तो आप लोगों को पता है 7 होगा, है ना। अगर कोई संख्या रूट में हो और सेम हो तो हम उसका गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। वैसे भी जो मैंने आपको शुरू में एक फार्मूला बताया था √a इंटू √b का, यही था ना वो, √a इंटू √b, यही है √a √b। तो अगर आप लोग इसको ऐसे लिखें तो √7 × 7 क्या होगा, √49 का वैल्यू 7, वही 7 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैंने कहा था कि जो हर परिमेयकरण होता है वो एक प्रक्रिया है कि अगर किसी संख्या के हर में अपरिमेय संख्या आ जाए उसको परिमेय में बदलने का। तो यहाँ पे 1/√7 था, √7 क्या है, अपरिमेय है, हमको इसको परिमेय में बदलना था। तो हमने क्या किया, हर परिमेयकरण किया। तो क्या आया, √7/7, और यहाँ पे 7 आप देख सकते हैं परिमेय है। आप जानते हैं 7 परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6, यहाँ भी लिखते हैं हर परिमेयकरण करने पर क्या होता है, 1/√7 माइनस √6। मैंने क्या कहा था कि जो हर में है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है। हर में क्या है, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6। यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है भैया, यहाँ पे एक ही संख्या था हर में, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। तो इससे क्या हुआ, 2 संख्याएं हैं तो अभी तो हमने ऊपर नीचे सेम इसी संख्या का गुणा कर लिया। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जब एक संख्या रहता है तो चल जाता है। आपने ऊपर नीचे √7 से इस वाले केस में गुणा कर लिया है और आंसर भी आपको बिल्कुल ठीक मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आंसर आपको गलत मिलेगा। अगर 2 संख्याएं आ जाएं हर में तो हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते वक्त चिन्ह को बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो हम लोग √7 माइनस √6 से नहीं गुणा करेंगे, हम लोग √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे, है ना। क्या होगा, 1 का गुणा जब √7 प्लस √6 में होगा तो वही होगा √7 प्लस √6। इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, एक फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, a² यानी 7 का स्क्वायर, वही √7 का स्क्वायर, वही √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। कैसे हुआ, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चूंकि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होगा आगे, √7 प्लस √6 बाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1, और हर में 1 है तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो आप लोग सीधे लिख सकते हैं क्या, √7 माइनस √6, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए ऐसे ही तीसरा और चौथा भी लग जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, हर परिमेयकरण करने पर क्या होगा, 1/√5 प्लस √2। किससे गुणा करेंगे हम लोग, √5 प्लस √2 से, नहीं माइनस √2 से। चिन्ह बदल जाता है अगर हर में 2 अंक आ जाए तो, √5 माइनस √2 क्या होगा, ये 1 का गुणा करेंगे √5 माइनस √2 में तो यही होगा √5 माइनस √2। अब ये वही सेम फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मैंने कहा था ना ये बार बार यूज होगा। तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस से करना जरूरी है। मैथ में स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। a² माइनस b², b² क्या है, b का वैल्यू √2 है। क्या हो जाएगा ये, √5 माइनस √2 बाई, ये हो जाएगा 5 माइनस 2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √5 माइनस √2 बाई 3, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें से 1/3 को बाहर भी निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू ब्रैकेट में √5 माइनस √2, वो भी ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे हर परिमेयकरण करने पर, है ना। आप लोग थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा। क्या होगा ये, 1/√7 माइनस 2 गुणा करेंगे किससे, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 क्या होगा, √7 प्लस 2 बाई a² माइनस b², वही सेम फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या होगा, a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे रूट नहीं है, b का वैल्यू केवल 2 है। √7 प्लस 2 बाई क्या होगा, स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखेंगे।
अब आगे क्या होगा, 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वो चीज √7 + 2/3। अब इस चीज को चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 × √7 + 2, है ना। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के सभी सवालों को हल कर लिया है। आई होप सभी के सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं किसी सवाल में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। लेकिन अगर सभी के सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग इस बात को भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे पढ़कर खुशी होगी। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के सबसे अंतिम प्रश्नावली 1.5 के सवालों को हल करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीके से इस प्रश्नावली के भी सवालों को समझने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।